हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्रिया टॉपिक पे महत्वपूर्ण चर्चा। इस एक ही वीडियो में हम पूरी की पूरी थ्योरी और एमसीक्यू हल करने वाले हैं। तो क्रिया टॉपिक को शानदार समझने के लिए बने रहिए वीडियो के शुरुआत से एंड तक। चलते हैं क्रिया पर। क्रिया का हमने इस वीडियो को दो पार्ट में बांटा है। इसी वीडियो में दो पार्ट हैं, ठीक है। पहले में हम थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे और इसी वीडियो में हम पार्ट 2 में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्रिया की परिभाषा। तो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे ही क्रिया कहते हैं। जैसे कि पढ़ना, खाना, दौड़ना, होना, ये क्रियाएं हैं। और एक क्रिया की सिंपल हिंदी में पहचान भी होती है कि जिसके पीछे ना शब्द आ जाता है वही क्रिया हो जाती है। तो क्रिया में ना शब्द जरूर होगा पीछे दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। क्रिया के विभिन्न भेदों का यहाँ से विस्तार से वर्णन किया गया है। तो देखते हैं, पहला, कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की होती है। पूछा हुआ प्रश्न है, ये पीवाईक्यू है दोस्तों। कर्म के आधार पर क्रियाएं कितने रूप की होती है? तो दो रूप की होती है। एक क्रिया होती है अकर्मक क्रियाएं और एक होती है सकर्मक क्रियाएं। जहाँ क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है और वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, अकर्मक क्रिया होती है। सीधा साफ दोस्तों यहाँ से भी याद रख सकते हैं, अकर्मक क्रिया में कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि मोहन सोता है, तो मोहन अपना यहाँ पे कर्ता हो गया और यहाँ पे सोता है ये क्रिया हो गई। तो मोहन सोता है, इसमें कोई कर्म नहीं है। और यहाँ जो है सोने का प्रभाव मोहन पर पड़ रहा है, यानी कि जो क्रिया है उसका प्रभाव सीधा मोहन कर्ता पे पड़ रहा है। सोता है कौन? मोहन। तो ये क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है, इसलिए यह होगी अकर्मक क्रियाएं और इसमें कोई भी कर्म नहीं होगा। इंग्लिश में बोले तो ऑब्जेक्ट। देखते हैं अब सकर्मक क्रियाएं। सकर्मक क्रियाएं, तो यहाँ पे लिखा रहा है सकर्मक यानी कि कर्म। इसमें इस क्रिया में कर्म जरूर होगा और जिसमें कर्म होगा वही क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रियाएं। जहाँ क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, फल यानी दोस्तों प्रभाव, जहाँ पे क्रिया का प्रभाव जो है कर्म पर पड़ता है और यहाँ पर क्या है, कर्म का होना अनिवार्य है। अगर कर्म नहीं है तो वह हो जाएगी अकर्मक और कर्म है तो वह सकर्मक। जैसे कि राम आम खाता है, तो राम यहाँ पे अपना कर्ता हो गया और खाता है ये क्रिया हो गई। तो राम जो है आम खाता है, कौन खाता है? राम। क्या खाता है? आम। तो वो क्या हो गई? सकर्मक क्रियाएं हो गई। सकर्मक क्रियाएं। अब जैसे कि यहाँ पे राम खाता है, अगर अपन कर्म हटा दें तो राम खाता है, क्या खाता है दोस्तों? तो ये क्या, और कभी भी अपन को कर्म निकालना हो तो डायरेक्टली हमें एक क्वेश्चन करना है, क्या, किसे और किसको। इन तीनों प्रश्नों से क्या है कि अपना आंसर जरूर निकल जाएगा दोस्तों। जैसे कि राम आम खाता है, तो राम क्या खाता है? आम खाता है, तो आम अपना कर्म हो गया। इसके दो उपभेद होते हैं, एक होता है एक कर्मक, एक होता है द्विकर्मक। एक कर्मक में दोस्तों नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एक कर्म होता है, द्विकर्मक में दो होते हैं। जैसे कि वह पत्र लिखता है, क्या लिखता है? पत्र। तो पत्र हमारा क्या हो गया? यहाँ पे कर्म हो गया। और यहाँ पे एक ही कर्म है। और द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं। जैसे कि अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो यहाँ पे दोस्तों एक मुख्य कर्म की बात करें, एक कर्म दो कर्म, दो कर्म में एक तो होगा मुख्य कर्म और एक होगा दूसरा सहायक कर्म या फिर द्वितीय कर्म जिसे कहा जा सकता है। तो यहाँ पर जो पहला हो गया कि अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाई, क्या? हिंदी पढ़ाई। तो इसमें क्या पढ़ाई दोस्तों? हिंदी पढ़ाई। तो हिंदी हमारा क्या हो जाएगा? मुख्य कर्म हो जाएगा। और इसके बाद अगर द्वितीय कर्म की बात करें जिसे गौण कर्म भी कहा जाता है, तो किसको पढ़ाई? छात्रों को पढ़ाई। तो ये हो गया हमारा द्वितीय, तो ये फर्स्ट कर्म हो गया और ये हो गया हमारा सेकंड कर्म। चलते हैं अगली, रचना के आधार पर क्रिया के भेद। वैसे जनरली देखा जाए तो रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं, लेकिन हम इसका यहाँ पे डिटेल से दो और गुण हैं उनको भी पढ़ लेंगे। तो रचना, रचना के आधार पर क्रिया के भेद में सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया, जब वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो तो वह क्या होती है? सामान्य क्रिया है। जैसे कि वह गया, वह जयपुर गया भी आ सकता है, मतलब एक क्रिया होनी चाहिए, वह सामान्य क्रिया हो जाएगी हमेशा। संयुक्त क्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती है, उसमें होती है जैसे मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। जैसे कि वह खाना खा चुका है, तो इसमें एक तो खाना खा चुका है, तो ये एक तो हमारी ये होगी मुख्य क्रिया जिसे फर्स्ट क्रिया भी कह सकते हैं, और एक चुका है, यह हमें सहायक क्रिया के रूप में जानी जाएगी। सहायक क्रिया दोस्तों हमेशा जो है काल यानी कि समय की जानकारी देगी। जैसे कि वह खाना खा चुका है, तो ये हमें खा चुका है मतलब ये क्रिया पहले हो चुकी है। जैसे कि राधा गाँव चली गई, तो इसमें जो है राधा गांव चली गई, तो ये तो होगी मुख्य क्रिया अपनी, चली गई। और गई थी, तो ये होगी अपनी सहायक क्रिया जो कि हमें हमेशा काल की जानकारी देगी। जैसे कि मोहन बाजार चला गया होगा,
तो इसमें जो चला है ये मुख्य क्रिया है और होगा जो है अपनी सहायक क्रिया हो जाएगी दोस्तों, जो हमें हमेशा काल की जानकारी देगी। मतलब कि ये चला गया होगा, ये कोई फ्यूचर की संभावना व्यक्त की जा रही है। चली गई थी यानी कि ये पास्ट की जानकारी दे रही है, और खा चुका है ये भी पास्ट की जानकारी दे रही है। अब नेक्स्ट है नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनती, इन तीनों को ध्यान रखना दोस्तों कि जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनती है नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। और नाम धातु क्रिया की एक इम्पोर्टेंट नोट लगा कर लिख दो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको पीडीएफ में मिल भी जाएगा दोस्तों। एक नोट लगा कर भी लिख लो कि नाम धातु क्रिया में जो है हमेशा हमेशा जो है एक तो धातु और एक क्रिया, धातु और क्रिया नहीं आनी चाहिए। और इसके अलावा जो जितनी भी बनती है संज्ञा सर्वनाम से वो हमेशा नाम धातु क्रिया होगी। जैसे कि हाथ से हथियाना, हाथ एक धातु एक संज्ञा है मतलब, और इससे बन गया हथियाना। जैसे कि बात एक संज्ञा होगी, बात से बना हमारा बतियाना। इसी प्रकार हर वाक्य से क्या हो सकती है, नाम धातु क्रियाएं बन सकती है। प्रेरणार्थक क्रियाएं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार प्रश्न एग्जाम में पूछी जाती है। प्रेरणार्थक क्रियाएं जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है। उदाहरण के लिए जैसे माँ नौकरानी से कपड़े धुलवाती है। तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रियाएं कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके, तो माँ जो है स्वयं कार्य नहीं कर रही है, किसी दूसरों को कार्य करवा रही है, इसलिए यह होगी प्रेरणार्थक क्रिया। मतलब दूसरों को प्रेरित कर रही है। माँ जो है नौकरानी को प्रेरित कर रही है कि कपड़े धो, तो यह माँ जो है नौकरानी से कपड़े धुलवाती है। तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पूर्वकालिक क्रियाएं। पूर्वकालिक क्रियाएं मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया जो होती है पूर्वकालिक क्रियाएं होती है। जैसे कि वह पढ़कर सो गया, तो सोना यहाँ पे हमारी मुख्य क्रिया है दोस्तों कि उसने लास्ट में क्या काम किया गया, सोना। तो ये तो होगी हमारी मुख्य क्रिया। और जो मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया करता है वही क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे कि वह पढ़कर सो गया, तो ये मुख्य क्रिया, और उसने सोने से पहले क्या किया था, पढ़ा था। तो पढ़ना जो है हमारा क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रियाएं हो गई। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट सजातीय क्रियाएं। सजातीय क्रियाएं वह क्रिया जहाँ क्रिया जो है, यहाँ पे दोस्तों कुछ गलत लग रहा है, वह क्रिया जहाँ पे क्रिया वह, यहाँ वह नहीं है, वह आ जाएगा। जहाँ क्रिया वह क्रम जो होता है वो समान धातु से बनी हो, सजातीय क्रियाएं कहलाती है। जैसे कि भारत ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, तो यहाँ जो है क्रिया क्या होगी, लड़ाइयाँ होगी, और लड़ी जो है हमारी धातु जो है क्रिया और क्रम। तो यहाँ पे क्रिया क्या होती है, ये लड़ी मतलब लड़ना, और लड़ाइयाँ जो होगी हमारा कर्म हो गया। तो ये समान धातु से बनी है। जैसे उसने गहरी चाल चली, तो यह जो है चलना हमारा क्रिया हो गया, और चाल जो है हमारा कर्म हो गया। तो जहाँ पे क्रिया व कर्म जो है वो समान धातु से बना हो, सजातीय क्रियाएं कहलाती है। जैसे वह मीठी बोली बोलता है, तो बोलना हमारी यहाँ पे क्रिया होगी, और बोली जो है कर्म हो गया। तो कर्म और क्रिया दोनों अगर समान धातु से बने हो तो वह सजातीय क्रियाएं कहलाती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। अब आता है अनुकरणात्मक क्रियाएं। अनुकरणात्मक क्रियाएं वह क्रियाएं जो ध्वनि के अनुकरण या दोहराव से बनी हो, अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती है। जैसे कि उसने दरवाज़ा खटखटाया, तो खटखटाना क्या हो गया, ध्वनि का अनुकरण हो गया, या फिर ध्वनि के दोहराव से बनी है। जैसे बारिश में चिड़ियाँ फड़फड़ाती है, तो ये भी क्या हो गया, फड़फड़ाना ध्वनि का अनुकरण हो गया, या फिर एक ही शब्द का बार बार दोहराना हो गया। तो ये जितनी भी, जैसे कि यहाँ पे पशु पक्षियों के जितने बोलने की आवाज़ होती है ना, जैसे कि चिड़िया चहचहाती है, इसी प्रकार जो भी जितने पशु पक्षी की आवाज़ है वो अनुकरणात्मक क्रियाओं में आएगा। अब काल के आधार पे क्रियाओं के कितने भेद होते हैं, काल के आधार पे क्रियाओं के 3 भेद होते हैं। तो इसमें पहली है भूतकालिक क्रियाएं, जिससे कार्य में बीत चुके समय में होने का पता चले, उसे ही क्या कहते हैं, हम भूतकालिक क्रिया कहती है। जो हमें जानकारी दे कि अब क्रियाएं पूर्ण हो चुकी है। जो पहले पास्ट में हो चुकी है वह भूतकालिक क्रियाएं बहुत सिंपल है। जैसे उसने खाना खाया था, राम जयपुर गया था, मैंने आपको पढ़ाया था। इसी प्रकार वर्तमानकालिक क्रियाएं वह क्रिया जिससे कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चले, वर्तमानकालिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे कि बच्चा खेल रहा है, तो यहाँ पे खेल रहा है यानी कि ये वर्तमान प्रेजेंट की बात हो रही है। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी क्या होगी, वर्तमानकालिक क्रियाएं। अब भविष्यकाल क्रियाएं, तो ये भी थोड़ा सा गलत है। भविष्यकाल की क्रियाएं वह क्रियाएं जिससे कार्य को आने वाले समय में होने का बोध हो, वहीं भविष्यकाल क्रियाएं कहलाती है। जैसे कि हम कल दिल्ली जाएंगे, हम कल क्रिया विशेषण पर एक वीडियो बनाएंगे, तो ये हो गया हमारी भविष्यकालिक क्रियाएं दोस्तों।
ये हमारी क्रिया का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और आपके कोई भी डाउट हो है तो आप है ना कमेंट में लिख सकते हैं और वीडियो को एक बार बैक करके देख सकते हैं। मैं आपका कमेंट का ज़रूर आंसर दूंगा। और अब हम करेंगे प्रैक्टिस क्रिया के क्वेश्चन आंसर की। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सामान्य रूप से बच्चा जो है यहाँ पर आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये तो पढ़ा ही नहीं है, सर ने पढ़ाया ही नहीं, पर फिर भी आ जाता है दोस्तों। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट, राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें कौन सी क्रिया है? तो राम जो है पुस्तक पढ़ता है। मैंने आपको क्या पूछा था कि कभी भी हमको ये निकालनी है तो क्रिया जो है यह हमारी फड़ता हो गई। और क्रिया का भी पार्ट पूछा है कि कौन सी अकर्मक सकर्मक। हमको पता है अकर्मक में कर्म नहीं होता है, सकर्मक में कर्म होता है, और संयुक्त में दो क्रियाएं जुड़ी होती है, और प्रेरणार्थक में कर्ता स्वयं न कार्य करके दूसरे से करवाता है। तो यहाँ पे दे रखा है कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक जो होगी हमारी कौन सी क्रिया होगी? अब हमने पूछा था कि सकर्मक कर्म को ढूंढना है, तो हमें क्वेश्चन करना है क्या, किसे और किसको। क्या, किसे और किसको करेंगे तो अपना कर्म कर्ता क्रिया सब ऑटोमेटिक निकल के आ जाएंगे। राम पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो पुस्तक क्या हो गया? कर्म। तो इस वाक्य में अगर कर्म है तो ये कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रियाएं? अकर्मक क्रियाएं मतलब जिसमें कर्म नहीं हो। वह पत्र लिखता है, तो वही क्वेश्चन करना है अपन को, क्या, किसे, किसको। तो वह पत्र लिखता है, तो क्या लिखता है? पत्र। तो ये कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक। ठीक है, और इसी प्रकार गेहूं पीस रहा है, तो क्या पीस रहा है? गेहूं। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करेंगे, गेहूं को बना देंगे कर्म और इसे कर देंगे सकर्मक क्रियाएं। पर दोस्तों यहाँ पे हमारा गेहूं जो है ये करता है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये जो पिस रहा है ये हमारी क्रिया हो गई। तो यहाँ पर आप ही देखो दोस्तों, क्या हमें कर्म दिख रहा है क्या? तो ये हमारा सही हो सकता है, लेकिन हमको पूरा पढ़ना है प्रश्न को। राम रोटी खाता है, क्या खाता है? रोटी। तो ये भी सकर्मक होगी। माँ खाना बना रही है, क्या बना रही है? खाना। तो ये भी हमारी सकर्मक हो गई। तो हमारा जो है बी आंसर की गेहूँ पीस रहा है, क्या पीस रहा है? गेहूँ। और गेहूँ जो है हमारा क्या है? करता है, करता। ठीक है, तो यहाँ पे कर्म नहीं है, इसलिए ये हमारी अकर्मक क्रियाएं। जैसे कि हथियाना और बतियाना किस प्रकार की क्रिया के उदाहरण हैं? मैंने आपको बताया था अभी कि हाथ से हथियाना ये क्या है? संज्ञा है। बतियाना बात जो है कोई, ये भी संज्ञा है दोस्तों। तो ये जो है हथियाना और बतियाना जो है संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम शब्द, इनसे जो बनता है वो नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। नाम धातु क्रियाएं में जो होती है, कोई भी शब्द धातु और क्रिया से नहीं बनता है, इसमें आ जाएगी नाम धातु क्रियाएं। प्रेरणार्थक क्रियाएं जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य करवाता है। संयुक्त क्रियाएं दो क्रियाएं मिलकर एक वाक्य को पूर्ण करती है। और सहायक क्रियाएं जो काल का बोध करवाती है, जहाँ पे कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे किसी को प्रेरणा देता है, वह क्या कहलाती है? प्रेरणा देता है। तो ये हमारा क्या हो गया इसमें से? ए हो गया कि बी के सी। तो सी हमारा राइट आंसर है, प्रेरणार्थक क्रियाएं। जी हाँ दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन ने मोहन को थप्पड़ मारा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? बहुत खतरनाक और इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, कि सोहन ने मोहन को थप्पड़ मारा। तो यहाँ पे थप्पड़ जो है हमारी क्या मारा? थप्पड़ मारा। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट कर्म। और सेकंड कर्म किसे मारा? तो यहाँ पे मोहन को मारा। वो हमेशा ध्यान रखना है, कर्म निकालना हो तो क्या, किसे और किसको, ये तीन प्रश्न पूछना है हमेशा वाक्य से, अपने आप आंसर आ जाएगा अपना कर्म। तो यहाँ पे एक कर्म कि सोहन ने मोहन को थप्पड़ मारा, क्या मारा? थप्पड़, पहला कर्म। किसे मारा? मोहन को मारा। किसको मारा? मोहन को मारा। तो ये हमारा हो गया द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, तो आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इसी प्रकार हम हिंदी के सारे वीडियोस टॉपिक बाय टॉपिक के एक टॉपिक का एक वीडियो लाते रहेंगे, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, वह पढ़कर सो गया, वाक्य में पढ़कर कौन सी क्रियाएं हैं? तो पढ़कर जो है यहाँ पे सो गया है बिल्कुल लास्ट में, तो ये तो होगी हमारी मुख्य क्रिया। और यहाँ पे पढ़कर सो गया ये हमारी दूसरी क्रिया हो गई। तो पढ़कर कौन सी क्रिया होगी? हमारी पूर्वकालिक क्रिया है, कि उसने जो मुख्य क्रिया करी ना सोने से पहले उसने कौन सी क्रिया करी, यानी कि पूर्वकालिक। सोने से पहले पूर्व कौन सी क्रिया की? उसने पढ़कर। तो पढ़कर जो है पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। क्रिया के मुख्य रूप से कितने मुख्य भेद होते हैं? तो क्रिया के मुख्य भेद से तो जैसे कि हमने बांटा था, एक तो कर्म के आधार पे दो प्रकार, सकर्मक अकर्मक, और एक था हमारा रचना के आधार पे मुख्य रूप से पांच प्रकार के थे।
और फिर जो है काल के आधार पे देखो तो क्रिया के 3 थे, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो इसने क्या पूछा है, क्रिया के मुख्य भेद जो है कर्म के आधार पर जो है 2 भेद होते हैं। एक तो हो गया हमारा सकर्मक और एक हो गया हमारा अकर्मक। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़िया आकाश में उड़ रही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग वाले सवाल हैं। इनमें अच्छे अच्छे जो ट्रेंड टीचर होते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो उड़ रही में किस प्रकार की क्रियाएं हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पहले सबसे पहले जो है चिड़िया आकाश में उड़ रही है, क्या उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है। तो दोस्तों ठीक है, माना कि ये हमारा कर्म हो गया कि क्या उड़ रही है, ये हमारा कर्म हो गया। तो यहाँ पे आप ही देखो कि बिना कर्ता के कोई वाक्य बन सकता है क्या। तो हमारा जो कर्ता है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो तो चिड़िया हो गई। अब इस चिड़िया को छोड़ के प्रश्न पूछते हैं अब कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है तो क्या उड़ रही है। तो ये बार बार कर्ता की ओर इशारा कर रही है। तो इसका मतलब एक आंसर स्पष्ट हो जाता है कि इस वाक्य में कर्म नहीं है। और अगर इसमें कर्म नहीं है तो ये होगी हमारी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है। इसके बाद आते हैं मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या कहलाती है। जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है वह क्रिया है अपनी सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे कि राम गांव जा चुका था, रमेश जयपुर गया होगा। ये जो है गया, तो ये तो होगी हमारी मुख्य, और होगा जो है हमारी क्या होगी, सहायक क्रिया हो गई। बालक रोते रोते सो गया, कैसे सोया दोस्तों, तो रोते रोते। और अपन कैसे सोते हैं, पढ़ते पढ़ते। और देखो पढ़ते पढ़ते आप नहीं सो रहे हो तो इसका मतलब मान लो कि मतलब आप इस कंपटीशन से बहुत दूर हो। इसलिए आपको दोस्तों कैसे सोना है, बालक सोएंगे रोते रोते, और आपको कैसे सोना है, पढ़ते पढ़ते। ठीक है। इसमें जो है क्रिया का कौन सा रूप है। तो यहाँ पे मैंने आपको वही सेम क्वेश्चन, यहाँ पे क्या किसे किसको पूछना है। तो बालक सो गया, क्या सो गया, बालक। तो बालक जो है हमारा यहाँ पे कर्ता है, न कि कर्म। तो इसका मतलब स्पष्ट हो रहा है कि इस वाक्य में जो है कर्म नहीं है। और अगर इसमें कर्म नहीं है तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रियाएं। ठीक है। सकर्मक क्रिया के कितने उपभेद होते हैं। तो सकर्मक क्रिया के दोस्तों जो है 2 भेद होते हैं। एक तो हो गया अपनी एक कर्मक और एक हो गया अपना द्विकर्मक। तो ये इसमें आंसर हो जाएगा 2, एक कर्मक और द्विकर्मक। माँ ने नौकर से कपड़े धुलवाए, इस क्रिया का, इसमें क्रिया का कौन सा रूप है। तो माँ ने नौकर से क्या धुलवाए, कपड़े। तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट कर्म। और किससे धुलवाए, नौकर से। तो ये हो गया अपना सेकंड कर्म। ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2 कर्म आ गए, इसलिए ये होगी अपनी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं। मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। तो मीरा जोर से हंसी, तो वही दोस्तों प्रश्न पूछना है, मीरा जोर से हंसी, क्या हंसी। तो क्या आपको इस क्या का आंसर मिल रहा है, तो नहीं दोस्तों। तो ये अपनी कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। यदि क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें दोस्तों प्लीज़। क्या अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है। तो इसमें क्या अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो प्रश्न पूछना है क्या अध्यापक ने छात्रों को क्या पढ़ाई। तो पहला आंसर आया अपना हिंदी, तो ये हो गया फर्स्ट कर्म। और किसे पढ़ाई, छात्रों को पढ़ाई, तो ये हो गया अपना सेकंड कर्म। तो इसमें जो है 2 कर्म आ गए, तो ये अपना हो गया द्विकर्मक। अब चलते हैं नेक्स्ट पे कि जाना का भूतकाल रूप क्या होगा। तो जाना का भूतकाल रूप यहाँ पे गया, ये बिल्कुल भूतकाल है। जाएगा, ये तो दोस्तों अपना भविष्य काल हो गया। और जाता है, ये अपना वर्तमान काल हो गया। और जा रहा है, ये भी अपना वर्तमान काल हो गया। तो इसमें आंसर हो जाएगा गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्रिया की पूर्णता और अपूर्णता का बोध कराने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, कि क्रिया पूरी हुई है या नहीं हुई है। अगर पूरी हो गई तो वह चले जाएगी भूतकाल में, और अभी अपूर्णता यानी कि अपूर्ण है तो ये वर्तमान और भविष्य काल की जानकारी देती है। तो पूर्णता अपूर्णता का बोध कराने वाली जो क्रिया है वो हो गई कालवाचक क्रियाएं। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मैंने इतना बोला और आपने इतना सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और जुड़े रहिए अपने इस हिंदी की सीरीज में मेरे साथ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो अपना क्रिया विशेषण का आएगा। थैंक यू।